स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 साल में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में कर्नल, मेजर और कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहीद हो गए। इसके बाद अनंतनाग एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन भी देखने को मिला है, जहां आतंकियों की तलाश के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के ऊंचाई वाले क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इसमें सेना के एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डिप्टी डीएसपी शहीद हो गए। इसके अलावा 2 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सेना के अधिकारियों ने कहा है कि दोनों लापता सैनिकों के बारे में तुरंत पता नहीं चल पाया है। आशंका है कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए होंगे। तो वहीं आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के सर्रा समूह प्रतिबंधित रेजिमेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया है कि अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल और मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अनंतनाग एनकाउंटर की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा एजेंसियां लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। अब पूरे इलाके में स्पेशल फोर्स की तैनाती कर दी गई है। साथ ही पूरे इलाके में स्पेशल फोर्स को भी तैनात किया गया है। इन 2 आतंकवादियों में से सुरक्षा एजेंसियों ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर रखा है, तो वहीं 2 आतंकियों को घेर भी लिया है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने गुरुवार को बताया है कि उन्होंने अनंतनाग जिले के लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों को घेर लिया है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पर बताया कि कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष गोनेक और डीएसपी हुमायूं भट्ट, जिन्होंने इस अभियान के दौरान सामने से नेतृत्व करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी अटल वीरता और सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हमारी सेना उजैर खान सहित लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादियों को घेरने में दृढ़ संकल्प के साथ जुटी हुई हैं और बदला पूरा लिया जाएगा। तो कश्मीर में जवानों की शहादत के बाद बीजेपी के जश्न को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस दिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए सेना और पुलिस के 3 अधिकारी शहीद हो गए थे, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालय मुख्यालय में पहुंचने पर उनका जश्न आयोजन किया गया। उन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि यह भी कहा है कि इस जश्न को 1-2 दिन आगे भी टाला जा सकता था। यही नहीं कि जिस दिन भारतीय सेना के जवान, जिस दिन पुलिस के जवान शहीद हुए, उसी दिन बीजेपी ने अपने कार्यालय में ये जश्न का कार्यक्रम क्यों रखा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार शाम बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया, जहां 9 और 10 सितंबर को यहां भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के बाद मोदी पार्टी मुख्यालय का ये पहला दौरा था, जहां पर बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर वहां बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश करते हुए मोदी मोदी के नारे लगाए। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने ट्विटर पर पोस्ट किया, जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबरें आ रही थी, उसी समय बीजेपी मुख्यालय में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही को टाल नहीं सकते हैं। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने भी कहा है कि कल जब हमारे जवान की शहादत हो रही थी, तो हमने देखा कि बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा था, लाल गुलाब का जश्न था। हम सभी वो दृश्य देखे हैं। उन्होंने कहा कि 1 दिन का इंतजार किया जा सकता था और 2 दिन का इंतजार भी कार्यक्रम के लिए किया जा सकता था और कार्यक्रम को 1-2 दिन आगे पीछे टाला जा सकता था। उन्होंने आगे कहा है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी जश्न मना रहे थे, जबकि 29 दिन के बच्चे ने अपने पिता को खो दिया। इन छवियों के साथ यह देश सांस नहीं ले पाएगा।
बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बागमती की, जहां से नाव डूबने की खबर सामने आई, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया गया। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा नाव हादसा हुआ है। यहाँ बेनीबाद ओपी क्षेत्र के भटगामा में मधुरपट्टी इलाके में एक नाव बागमती नदी में पलट गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय नाव में 30 से ज्यादा बच्चे सवार बताए जा रहे थे। हादसे के बाद अभी तक 20 बच्चों को बचा लिया गया है, जबकि 1 दर्जन से अधिक बच्चे लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना बेनीबाद ओपी क्षेत्र के भटगामा के मधुरपट्टी घाट की है। हादसे के बाद लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से कुछ लोगों को भी बचाया गया। जहां सूचना पर पहुंची बेनीबाद ओपी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया, जहां गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है और लापता बच्चों की तलाश की जा रही है। हादसे के बाद स्थानीय गोताखोर बच्चों को निकालने में लगे हुए हैं, जहां उन्होंने कई बच्चों को बाहर भी निकाला है, लेकिन अब तक कई बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। लोगों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हुई, जहां नदी के तेज बहाव की वजह से बच्चों को निकालने के लिए गोताखोरों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं निपाह वायरस की, जहां केरल में निपाह वायरस के 5 केस मिले हैं। बता दें कि इसको लेकर अब एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो केरल में बुधवार को निपाह संक्रमित और एक मरीज मिलने आने के बाद हेल्थ स्टेट डेवलपमेंट की चिंता बढ़ने लगी है। केरल में निपाह वायरस के 5 केस सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में निपाह मरीजों की संख्या बढ़कर ज़्यादा होती जा रही है, जहां राज्य की हेल्थ मिनिस्ट्री वीना जॉर्ज ने बताया है कि इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जहां करीब 700 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई गई है जो मरीजों के संपर्क में आए हैं। इनमें से 77 लोग हाईली रिस्क कैटेगरी में रखे गए हैं। राज्य में 2 मरीजों की मौत भी निपाह वायरस के संक्रमण के चलते हुई है, जहां मंत्री ने यह भी आशंका जाहिर की है कि पूरे राज्य में इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य ने कई उपाय भी किए हैं, जहां हाई रिस्क कैटेगरी में रखे गए लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। बता दें कि कोझिकोड जिले में पब्लिक फेस्टिवल और बाकी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है, जहां कोझिकोड जिले में 5 पंचायतों के 58 वार्ड्स को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। यहां केवल इमरजेंसी सर्विसेज को अनुमति दी गई है। जिन दुकानों में इमरजेंसी जरूरत की चीजें मिल रही हैं, उन्हें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। तो वहीं फार्मेसी और हेल्थ सेक्टर्स के लिए कोई समय सीमा का नियम नहीं बनाया गया है, जहां कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले नेशनल हाईवे पर बसों को भी रोकने के लिए कह दिया गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मणिपुर की, जहां मणिपुर में 3 महीने के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब मणिपुर में लोग स्नाइपर से लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण चूराचांदपुर से सामने आया, जहां स्नाइपर से दरोगा पर हमला किया गया, जिससे दरोगा की हत्या हो गई। तो मणिपुर में हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चूराचांदपुर जिले के चिंगफेई में बुधवार को हथियारबंद हमलावरों ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। फायरिंग में 2 ग्राम रक्षा स्वयंसेवक वीडीवी के भी घायल हुए। पुलिस ने ये जानकारी दी है। सब इंस्पेक्टर की पहचान ओखो मांग के रूप में हुई है। सब इंस्पेक्टर ओखो मांग के सिर में गोली लगी थी, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए चूराचांदपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं फायरिंग में गोली लगने से घायल 2 वीडीवी का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां पुलिस के मुताबिक एसआई अपनी ड्यूटी के बाद चिंगफेई गांव में वीडीवी से बात करने जा रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर स्नाइपर से हमला किया। इससे पहले 8 सितंबर को टेंगनोपाल जिले के पल्लेल में 3 लोगों को मार दिया गया था और 50 से ज्यादा लोग वहां पर हमले के दौरान घायल हुए थे। बता दें कि कांग पोकपी के एक सामाजिक संगठन कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिट COTU ने हमले की निंदा की, जहां COTU ने एक बयान भी कहा कि अगर केंद्र सरकार यहां सामान्य स्थिति की बहाली को लेकर की गई अपनी अपील के प्रति गंभीर है, तो उसे तुरंत घाटी के सभी जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए और अफसपा का लागू कर देना चाहिए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं
होने वाले विशेष सत्र की, जिसको लेकर बीजेपी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। तो संसद का विशेष सत्र अगले हफ्ते 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। सरकार ने बुधवार को विशेष सत्र के एजेंडे का खुलासा किया था। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। बता दें कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में पहले 17 सितंबर को शाम 4:30 बजे सभी दलों के सदन में नेताओं की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि संसद के आगामी विशेष सत्र के दौरान आज़ादी के 75 साल संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सरकार की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 75 सालों की यात्रा पर चर्चा के साथ साथ 4 महत्वपूर्ण विधेयक भी विशेष सत्र के एजेंडे में शामिल किए गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों को लेकर व्हिप जारी किया है और पहुंचने के लिए निर्देश दिए हैं। तो बुलेटिन के आखिरी में बात जबलपुर की कर लेते हैं, जहां प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि ये प्रदर्शन बैन समाज के लोगों ने किया है। तो जबलपुर के घंटा में बैन समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। ये प्रदर्शन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में किया गया, जहां बैन समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने राजस्थान की एक सभा में बैन समाज के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। बैन समाज के लोगों ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कार्रवाई करने की मांग की है और कार्रवाई न होने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। आज हमारे वंशकार समाज से धीरेन्द्र शास्त्री जी के संदर्भ पे अन्य उनको प्रकरण दर्ज के लिए यहाँ पे ज्ञापन सौंपा जा रहा है। एसपी सर को, कलेक्टर सर को और सभी सामाजिक स्थल के लोग इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रवचन दे रहे हैं, बातें बोल रहे लोगों के लिए, कुछ हद तक उनकी बातें आहीन था। जैसे किसी ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं बसोड़ हूँ क्या, तो बसोड़ क्या सबसे छोटी जाति आती। अगर आप ऊंचे स्थल में बैठकर ऐसे छोटे लोगों के लिए शब्द बोलेंगे तो हम पब्लिक प्लेस को क्या सिखाएंगे, हम उन पर क्या निहनता दिखाएंगे कि हमें क्या बोला जा रहा है। जैसे कुछ दिनों पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये कहा था कि जो महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, वो प्लॉट बुकिंग है। माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया कि 2 सितंबर राजस्थान के सीकर जिले में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारे बसोर समाज का भरे मन से अपमान किया। उसी विरोध में हम लोगों ने आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, उसमें हमारे दलित समाज का दर्जा किस स्थान पर होगा। आए दिन हर किसी न किसी मंच पर दलित समाजों का अपमान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा किया जाता। हम सारे समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर आए हैं। सारे समाज के लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। समाज के लोगों का कहना ये है, हमारे सभी व्यक्तियों भाई बंधुओं का कहना ये है, समस्त जबलपुर नहीं अब तो पूरे भारतवर्ष में ये विरोध की लहर है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। तो देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।